Hi guys, so this is Ujjwal Kumar and you are watching Ujjwal Kumar Sen YouTube channel. So guys, आज हमारे गेस्ट हैं ऋषु कुमारी और आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि इनका रैंक अच्छा आया है, तो इनसे डिस्कस करेंगे इनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रहा और कैसे उन्हें प्रिपरेशन करा और क्या प्रॉब्लम रहा, क्या इन्होंने चैलेंजेस फेस करी, वो सब बात करेंगे, राइट। डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पहले ऋषु, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस। तो आपके जो एजुकेशन बैकग्राउंड है थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। थैंक यू सो मच सर। मैं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा से बीटेक करी हूँ ट्रिपल ई डिपार्टमेंट में, और मैं पटना से बिलोंग करती हूँ और मैंने गेट 2020 दिया था, उसमें मेरी रैंक 498 बनी है। ओके, सो आप सेकेंड टाइम आपका अटेम्प्ट था ये 2020 वाला ना? आपका जो रैंक आया है 498? नहीं, मैं 2018 में पास आउट हुई हूँ। हाँ। फिर मैंने 2019 में दिया और फिर मैं 2020 में दी। मतलब जो रैंक आया 2018 के बाद 18 में कितना रैंक आया था आपका? 2018 में बस मैंने ऐसे ही दे दिया था कॉलेज से, मेरी कुछ प्रिपरेशन नहीं थी। मेरी प्लानिंग थी कि मैं ईएसी की प्रिपरेशन करूं, क्योंकि मेरे पापा चाहते थे कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं, पर अनफॉर्चुनेटली अभी तक हो नहीं पाया वो। मैं कॉलेज से पास आउट होने के बाद फिर मैं दिल्ली गई कोचिंग लेने के लिए मेडीजी में। फिर पहली बार में तो मेरी थोड़ी मैथमेटिकल स्किल्स थोड़ी अच्छी है, तो पहली बार में जो भी नॉन कोर के सब्जेक्ट्स थे वो मैंने सही से करा। और ईएसी की क्लासेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा देर तक चलती थी, तो फिर हमें सेल्फ प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं मिल पाता था। तो फर्स्ट टाइम में मैंने जो भी नॉन कोर के सब्जेक्ट्स थे वो मैंने ढंग से प्रिपेयर कर लिए। तो उसके बाद रह गए कोर सब्जेक्ट्स। तो कोर में भी मैंने मेहनत करी थी, पर उसके कॉन्सेप्ट्स मेरे उतने अच्छे क्लियर नहीं थे। तो फिर जब मैंने 2020 में प्रिपेयर किया तो फिर मैंने कोर सब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि मेरे नॉन कोर पहले से ही तैयार थे। ओके, ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। सो जैसे आपका एडमिशन हो गया आईआईटी खड़गपुर में, आप शायद लेंगे एमटेक में एडमिशन, ओके, सो दैट इज डिफरेंट थिंग। नाउ उसके बारे में बात करेंगे कि आप जैसे मान लो आपने एक साल कोचिंग लिया और उसके बाद आपने एग्जाम दिया गेट का, ठीक है, तो उसमें आपका रैंक लगभग कितना आया था? अप्रोक्सीमेटली कितना रैंक था, अगर आपको याद है तो? जब 2019 में प्रिपेयर करा था, आफ्टर गेटिंग कोचिंग, बिटवीन 5000 to 6000। ओके, तो मतलब क्या है, आप 5000 से 500 में आ गई एक साल का सेल्फ स्टडी से। दैट्स रियली ग्रेट, मेरे को ये देखना था। तो बेसिकली आप क्या बता, मतलब यहाँ पर क्या डिफरेंस है? सेल्फ स्टडी में आप बेटर कर पाई एज कम्पेयर टू कोचिंग, राइट? बट कोचिंग से फायदा क्या मिला आपका? कोचिंग से फायदा ये हुआ कि मेरे सारे सब्जेक्ट्स पिछले साल तैयार हो गए थे। 2019 में मेरे सारे सब्जेक्ट्स तैयार हो गए थे, बस मुझे उसमें टेस्ट सीरीज की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी थी, और फिर जो भी क्वेश्चंस उससे रिलेटेड है उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत थी, जो कि 2019 में लैग कर गई वहाँ पे, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता था हमें। मतलब बेसिकली बोल रहे हैं, कोचिंग ले रही थी जब टाइम मिलता नहीं था आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज देने के लिए, इसीलिए आपका इसमें फायदा क्या मिला? आपका प्रिपेयर था सब्जेक्ट ऑलरेडी, आप प्रैक्टिस करी, टेस्ट सीरीज दी, इसीलिए आपका रैंक में बस मैंने प्रैक्टिस करा, टेस्ट सीरीज दी, प्रैक्टिस करा, क्वेश्चन बैंक लगाए, और फिर जो भी टेस्ट सीरीज में जो भी क्वेश्चन नहीं बन पाया मैंने एनालिसिस किया कि क्यों नहीं बन पाया, फिर से मैंने उसे बनाया और फिर से मैं उस क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करती गई, जितने बार भी मैं उस सब्जेक्ट को रिवाइज करती। और टेस्ट सीरीज आपको कैसे कितना हेल्प करा? मतलब अगर मान लो आपका जो स्कोर आया उसको मैं 100% मान लूं, तो टेस्ट सीरीज आपको कितना % हेल्प करा अच्छे स्कोर के लिए, मतलब अच्छे रैंक लाने के लिए? टेस्ट मुझे मतलब कि गेट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मैटर कर जाता है टेस्ट सीरीज, क्योंकि वो एनवायरनमेंट होना चाहिए। जैसे कि हम लोग घर पे बैठ के 10 क्वेश्चन में भी मतलब 5-6 घंटे लगा देते हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज में एक लिमिटेड टाइम होता है, उसके बीच में ही आपको बनाना होता है। और जो आपकी गलतियाँ होती हैं, जो या फिर कॉन्सेप्चुअल हो या फिर बहुत सिली सा गलती हो, वो आप ऐसे बनाएंगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जब आप टेस्ट सीरीज के थ्रू आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फिर आपकी ये सारी गलतियां आपको पता चलेगी। लगभग आपने टोटल कितना टेस्ट सीरीज दिया था? फुल लेंथ टेस्ट सीरीज कितने दिए थे आपने? फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मैंने आई थिंक मैंने 15-20 तो दे दिए होंगे।
ओके 20। और आपको क्या लगता है फुल लेंथ टेस्ट सीरीज? क्योंकि मैं आईएएस बताइए। क्योंकि मैं आईएएस की प्रिपरेशन कर रही थी ना, तो फिर जनवरी में आईएएस का प्रीलिम्स का एग्जाम खत्म होता है, तो फिर उसके पहले तो मैं ईएसी में ही लगी रही, और उसके बाद जब मुझे 1 महीने का टाइम मिला, उसके बीच में मैंने फुल लेंथ टेस्ट सीरीज लगाया था, तो फिर उस बीच में 15-20 होता है। ओके, और आपके रैंक कितने आ रहे थे उसमें, और स्कोर यानी कि आपका स्कोर या रैंक आप बताना चाहेंगे तो? मैं मेड इजी और क्रिएट्रिक्स दोनों का टेस्ट सीरीज दी थी, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। तो मेड इजी वाले में मेरे 55 to 65 के बीच में वेरी करता था, और जो मैं क्रिएट्रिक्स की टेस्ट सीरीज देती थी उसमें 65 to 70 वेरी करता था। तो और आपके फाइनल मार्क्स कितने आए? इसी अप्रॉक्स लगभग मेरे मार्क्स भी आए, मेरे 64 मार्क्स आए। ओके ग्रेट, 64 मार्क्स आपके आए हैं गेट में, मतलब 2020 में, राइट? हाँ। ओके, सो आप मुझे अब बात करेंगे प्रिपरेशन का। नॉन टेक हो गया और टेक हो गया, राइट? तो नॉन टेक में आप क्या सजेस्ट करेंगे, कैसे प्रिपरेशन नॉन टेक में किया जाए, ताकि जो बच्चे नए आ रहे हैं, खास करके थर्ड ईयर वाले, उस पर ज्यादा गौर करूंगा मैं, बिकॉज फिलहाल इस साल थर्ड ईयर में जो पढ़ रहे हैं वो पेपर दे सकते हैं, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली जिनके कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं होता है, राइट? वो अपना 2 साल उनके पास अच्छे प्रिपरेशन करेंगे तो अच्छा रैंक आएगा, तो वो गेट के थ्रू से एमटेक भी कर सकते हैं और पीएससी में जॉब भी ले सकते हैं, राइट? तो आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में कि कैसे प्रिपरेशन शुरू करना चाहिए नॉन टेक का, खास करके बिकॉज नॉन टेक एक मेजर पार्ट है बोल सकते हो स्कोर करने के लिए, राइट? अराउंड 30 मार्क्स का आता है हर साल लगभग हर पेपर में, राइट? कभी कभी वेरी करता है, मैथमेटिक्स वाला 14, 13, 15 आता है। हाँ 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 मैथ्स को आप मतलब टेक्निकल के साथ ही प्रिपेयर अगर करना चाहते हैं हमेशा, तो फिर वो प्रिपेयर कर सकते हैं, तो फिर ज़्यादा बेटर रहेगा। मतलब नॉन टेक्निकल के तो शायद बस इंग्लिश के हो जाएंगे और एप्टीट्यूड के हो जाएंगे। तो एप्टीट्यूड का जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी, तो जब मैं जो भी गेट के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, उसमें अभी तक एप्टीट्यूड के जितने भी सवाल आए थे, मैंने वो सारे सवाल मैं रेगुलर बेसिस पे बनाती थी। उसके बाद मैथ्स तो रेगुलरली चलता रहता है, आपके आखिरी के 2-3 महीने में आपका हो जाएगा। और उसके बाद इंग्लिश का रहता है, तो वो 2-3 मार्क्स का रहता है, तो वो मैंने टेस्ट सीरीज के थ्रू किया था। तो उसमें ज़्यादा हो नहीं पाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वाइड होता है इंग्लिश, तो उतने कम टाइम में हम लोग कवर नहीं कर सकते, तो इस वजह से एप्टीट्यूड और जो मैथ्स रहता है उसको सही से अगर कर लिया जाए तो फिर कवर हो सकता है। नहीं, मतलब मैं पूछने का मतलब है, जैसे मान लो जो थर्ड ईयर बच्चे हैं, राइट? वो बच्चे प्रिपरेशन कैसे शुरू करेंगे, मतलब हाउ दे विल स्टार्ट, बिकॉज मैथ्स से बहुत सारे लोग डरते हैं, एप्टीट्यूड इंग्लिश लोग डरते नहीं है। हालांकि इंग्लिश में स्कोर करना थोड़ा डिफिकल्ट काम है, जैसे क्वेश्चन आता है पता नहीं कहाँ से आ जाए, कुछ नहीं पता उसका। एप्टीट्यूड में स्कोर करना कंपेरेटिवली बहुत आसान है। मैथ्स से बहुत सारे बच्चे डरते हैं, और विदाउट मैथ्स आपका नॉन टेक अगर सेक्शन आप छोड़ देंगे तो आपका अच्छा स्कोर लाना गेट में बड़ा मैथ्स के तो 8 से 10 पाएगा। मार्क्स के आई थिंक आता ही आता है। हाँ, तो मैथ्स करना तो बहुत जरूरी है। मतलब आप बताइए कैसे आपने कौन सा बुक प्रेफरेंस लिया था, मतलब कौन सा बुक आपके लिए बेस्ट रहा था प्रिपरेशन के टाइम? मैंने आईएएस मैथ्स के लिए मैंने आईएएस मास्टर्स का एक आता प्रीवियस ईयर है, बुक जो लिया कि हो? उसमें हाँ प्रीवियस ईयर उसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व और अनसॉल्व दोनों थे, तो फिर वो मुझे बहुत हेल्प कर रहा। वो मतलब उसमें सारे ब्रांचेस के प्रीवियस ईयर्स रहते हैं मैथ्स के, तो वो थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है। मैंने उससे ग्रेट। ओके, जो मैं आप व्यूअर्स को बता दूं, जो भी बुक्स बता रही है मैं लास्ट में सारे इंक्लूड करके मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं वो सारे बुक्स का। अच्छा, इससे एप्टीट्यूड आपने प्रिपरेशन करे और इंग्लिश का, तो आपने उनके लिए कौन सा बुक आपने प्रेफरेंस, मतलब कौन सा बुक को आपने रेफर करा अच्छी तरीके से, या फिर किसको आप रिकमेंड करती हैं एप्टीट्यूड के लिए? तो एप्टीट्यूड तो नॉर्मली रहता है, उसमें भी मैंने प्रीवियस ईयर्स के सवाल ही लगाए थे। जो भी मैंने सारे पेपर्स को डाउनलोड करा था, सारे इंस्ट्रूमेंटेशन के पेपर को, ईसी के पेपर को, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैंने सबके पेपर डाउनलोड करे थे, और फिर मैं रेगुलर बेसिस पे ये एप्टीट्यूड के सवाल लगाती थी। और इंग्लिश का इंग्लिश के लिए मैंने उतनी कोई इंग्लिश के लिए तो मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं करी थी। बस जो भी टेस्ट सीरीज में आते गए मैं उनको बुक मार्क करती गई, और आखिरी में मैं वही गई।
देख के ओके, चली गई। ठीक है। अच्छा, इसमें और एक क्वेश्चन आता है जो इन जनरल बच्चे मेरे को पूछते हैं कि एप्टीट्यूड जैसे मान लो बेसिक मेरे को नहीं आता है, फॉर एग्जांपल बेसिक आ गया तो प्रीवियस ईयर लगा लिया, टेस्ट दे दिया, हो गया। मान लो बेसिक नहीं आता है, बिकॉज मैथमेटिक्स हम पढ़ते हैं कॉलेज में M1 M2 M3, बट एप्टीट्यूड नहीं पढ़ते हैं। बहुत जगह पर लगभग नहीं पढ़ाया जाता है, जहाँ पर पीवी क्लासेस लगते हैं वहाँ पर शायद करवाते होंगे, लेकिन वो बच्चे भी अटेंड करते नहीं है, राइट। मतलब भाग जाते हैं बच्चे जहाँ पर पीडी लगता है इन जनरल। सो 10% मैक्सिमम अटेंड करते हैं। तो एप्टीट्यूड मान लो जिसका बेस क्लियर नहीं है, तो वो कैसे करेगा? किसी बुक को रेफर करेगा, ऑनलाइन कोर्सेज बाय कर लेगा, या फिर कोचिंग देखेगा? क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से जो भी एप्टीट्यूड के रहते हैं वो एक पैटर्न पे ही रहते हैं। और आजकल मतलब यूट्यूब के ज़माने पे कोई भी ऑनलाइन कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बस उस पे सारे लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं। और बारी बारी से मुझे जिसमें दिक्कत हुई थी, मैंने उसका यूट्यूब लेक्चर देखा था। और फिर उस पे जैसे कि बहुत सारे वेबसाइट होते हैं जिसमें आप एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जैसे एक इंडिया बिग्स है जो कि प्रोवाइड कराती है हमें एप्टीट्यूड ये सब के सवाल। तो वो सबसे ही प्रिपरेशन हो जाती है। ओके, मतलब बेसिकली आप बोल रहे हैं किसी वीडियोस को रेफर कर लो या फिर किसी सिंपल बुक का रेफर कर लो, उसका क्वेश्चन जो फ्री में हाँ, मिल रहा है उसको प्रैक्टिस उसकी करो छोटे छोटे। उसकी RS अग्रवाल की भी एक बुक आती है जो बच्चे कॉलेज में बनाते हैं प्लेसमेंट के लिए। ओके, हाँ, प्लेसमेंट के लिए, TCS के लिए खासकर उसको रेफर करते हैं बहुत सारे लोग। हाँ हाँ, RS अग्रवाल या फिर अरुण शर्मा बनाते हैं। राइट, वो बैंकिंग के लिए अरुण शर्मा थोड़ा सा, बट दैट्स हाँ बोथ आर ऑलमोस्ट सेम। आई मीन अच्छा है, वो सारे बुक्स दोनों अच्छे हैं। ओके, ठीक है। तो एप्टीट्यूड नॉन टेक वाला पार्ट हमने कवर लिया, अब टेक्निकल पर आते हैं। तो आप जैसे आपका बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है इलेक्ट्रिकल में, टेक में? मेरा बेस्ट सब्जेक्ट सिग्नल एंड सिस्टम है, क्योंकि मेरा मैथमेटिकल ऐसे अप्रोच थोड़ा ऐसे अच्छा है। मैं शुरू से मैथमेटिक्स में अच्छी रही हूँ, तो हम्म, फिर जो भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड होता है मैं उसमें ज़्यादा सोच पाती हूँ। तो सिग्नल सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी पावर पावर सिस्टम भी सही है। और मशीन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तो पहले मुझे बहुत टफ लगता था, पर मैंने सेकेंड टाइम जब प्रिपरेशन करी तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया उस पर, तो फिर अब मेरी ओके। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत अच्छा चीज व्यूअर्स को, मतलब जो स्टूडेंट्स हमारे हैं उनको पता लग गया। जैसे मान लो कोई सब्जेक्ट टफ लगता है, एक बार आपने पढ़ी, दोबारा पढ़ने पे वो कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। आपने जो फेस करा है, बच्चे ये हाँ प्रॉब्लम फेस हाँ, करते वो हैं, राइट। बहुत ही आसान हो जाते हैं। मतलब आप एक बार अच्छे से पढ़ो, फिर दोबारा आप अच्छे से पढ़ेंगे तो कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा, फिर आप नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे और हाँ आसान हो जाएगा, राइट। अच्छा, और एक चीज आपसे सिलेबस को, हाँ, बताइए क्या बोल रहे थे, आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। सिलेबस गेट ये सब का जो भी सिलेबस होता है बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, बहुत ज़्यादा वाइड होता है। तो एक बार में पढ़ के कुछ भी चीज़ दिमाग में रिटेन नहीं हो सकता, उसको बार बार रिविजन ज़रूरत पड़ता है। पहली बार में आपको 2 पेज समझ में आएगा, दूसरी बार में आपको 4 पेज समझ में आएगा, और फिर चौथी बार में आपको हो सकता है सब समझ में आ जाए, इसलिए रिविजन आप जैसे बहुत फॉर्मूलाज ज़्यादा। होते हैं गेट में, क्योंकि गेट टोटली लगभग न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, राइट। और ईएससी भी हाँ, आजकल न्यूमेरिकल बहुत आ रही है, ईएससी में खास करके, पहले इतना नहीं आते थे, अब बहुत आ रहे हैं ईएससी में भी। तो गेट में जो न्यूमेरिकल बेस्ड है आपके इस जो बार ESC का पैटर्न बहुत चेंज हो गया। अब वो बहुत चेंज हो रहा है, बिकॉज ऑफ ईएससी वाले चाहते हैं, कोचिंग वाले जो कोचिंग ले रहे हैं वो प्रेप उनको हाँ घाटा ना हाँ मिले उस चीज हाँ का, बेसिकली वो चाहते हैं, इसलिए पैटर्न चेंज कर रहे हैं। हाँ। ठीक है। अच्छा, ये बताइए मुझे, जैसे आप फॉर्मूलाज होते हैं, बहुत से बच्चे पूछते हैं सर इतने फॉर्मूलाज है कैसे याद करें? तो आपके हिसाब से आप कैसे याद करती फॉर्मूलाज को? फॉर्मूला तो कभी ऐसा होता है कि हमें फॉर्मूला याद होता है, लेकिन उसमें क्या चीज यूज हो रहा है हमें वही नहीं याद रह पाता है, बस हम्म, फॉर्मूला याद रह पाता है। तो इसलिए मतलब जितना कम से कम फॉर्मूला हो सके उतना कम से कम यूज करने का कोशिश करना चाहिए। और फिर फॉर्मूला में जो भी चीज यूज हो रहा है, जैसे यूनिट, ये सब को हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल आंसर टाइप भी आते हैं गेट में सवाल, तो उसमें आपको यूनिट मेंशन कर देगा, तो इसलिए यूनिट के साथ इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। और फॉर्मूला जहाँ ज़रूरी है वहीं पे याद करना चाहिए, नहीं तो वो सारा आखिरी में मिक्सअप हो जाता है। मैंने बहुत कम से कम फॉर्मूला याद करा। नहीं, याद कैसे करी आप? मतलब क्या पैटर्न को आप फॉलो कर रही थी फॉर्मूला को याद रखने में? जैसे कि जैसे फॉर्मूला ऐसे अगर हम रटते जाएंगे तो फिर वो याद नहीं होता है। उस फॉर्मूले पे मतलब 5-10 सवाल बना लेंगे लगातार, तो फिर वो फॉर्मूला हमें याद हो जाएगा।
और फिर जब भी वो फॉर्मूला हमें याद करने का ज़रूरत है तो फिर हम वही क्वेश्चंस को बनाते जाएंगे, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस, तो फिर अपने आप को फॉर्मूला। दैट्स राइट, दैट्स राइट। अच्छा, ये आप थोड़ा मुझे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं इलेक्ट्रिकल के, कौन कौन सा आप बुक आप बोलते हैं रिकमेंड करती हैं, मतलब जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सास हो गया, कौन से बुक आप रिकमेंड करती हैं हर एक का? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो पीएस भिंद्रा पढ़ते हैं, मतलब कॉलेज से ही हम लोग पढ़ते हैं पीएस भिंद्रा। और मशीन्स में भी पीएस भिंद्रा के बुक आ जाते हैं। और वैसे तो उसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए नहीं हो पाता है। तो मैंने कोचिंग का ही मटेरियल फॉलो किया था, ज़्यादा मैं टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ पाई थी। और मैंने कोचिंग मटेरियल यूज किया, मतलब मैक्सिमम आप आपने रेफर की कोचिंग वाले मटेरियल, जो कोचिंग मटेरियल मिला उसको रेफर करिए। ओके, ठीक है। अच्छा, ये आप थोड़ा सा और मुझे बताइए, जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर कंपटीशन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन और जो यूनिवर्सिटी एग्जाम की प्रिपरेशन, दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है आपके हिसाब से? बिकॉज आप बीआईटी से पढ़ी हैं, दैट इज वन ऑफ द वेल नोन कॉलेज इन इंडिया, तो क्या डिफरेंस आपको लगा? यूनिवर्सिटी का मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी के एग्जाम में उतनी अच्छी नहीं थी, मेरे पास 7.61 सीजीपीए बनी है। उस यूनिवर्सिटी का एग्जाम वैसे तो होता बहुत आसान है, मतलब बस आखिरी के 2-4 दिन पढ़ना होता है, और जो भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर है वो बना के जाना होता है। तो मैं प्रीवियस ईयर्स के पेपर उतना बना के नहीं जाती थी, जो अभी अभी मुझे याद है मैं बस वही बना के जाती थी, तो इस वजह से थोड़े कम नंबर रह जाते थे। और जो अभी गेट का जो प्रिपरेशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन है, वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है यूनिवर्सिटी से। क्योंकि यूनिवर्सिटी में है कि आपको आखिरी के 2-4 दिन पढ़ लो और फिर नंबर आ जाएंगे, आपको पासिंग मार्क्स तो एटलीस्ट आएंगे। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, इसमें आपका कंटिन्यूअस स्टडी चलती रहनी चाहिए, नहीं तो फिर आप अगर 4 दिन छोड़ देंगे तो फिर पिछले 2 दिन वाला आप भूल जाएंगे। तो फिर इसमें कंटिन्यूटी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कितने घंटा पढ़ती थी आप पर डे सेल्फ स्टडी में? सेल्फ स्टडी में मैं खाने सोने के अलावा तो मैं पढ़ती थी। हर टाइम पढ़ रही थी? कभी नहीं करा। हर टाइम हाँ, पढ़ रही थी? मैं दिल्ली के लाइब्रेरी में पढ़ती थी। दिल्ली में रह रही थी 2020 में, तो फिर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया था। तो फिर मेरा टाइम जो भी वेस्ट होता था वो या तो सोने में होता था, या तो फिर ये खाने पीने में होता था, और बाकी टाइम तो मैं लाइब्रेरी। आप लगभग एवरेज देखें तो आपने स्पेंड करके अप्रॉक्स 10 to 12 आवर्स आवर्स हो पर डे? जाते हैं। पर डे, ओके, दैट्स रियली ग्रेट। मतलब ये बहुत जानना जरूरी है, बहुत सारे बच्चे इसको फिगर आउट कर नहीं पाते हैं। ओके, मतलब 12 घंटा, दैट्स ह्यूज, राइट? ओके, इतने तो आप रिसर्च करेंगे तो बहुत मतलब नॉट एग्जैक्टली 12 आवर्स, मतलब खाने पीने और सोने के अलावा जो भी टाइम बचता था मैं उसको पढ़ने में लगा। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं जो पहली बार प्रिपरेशन करते हैं, राइट? तो आपके हिसाब से क्या क्या मिस्टेक्स कॉमनली बच्चे करते हैं और उनको अवॉइड कैसे कर सकते हैं? जैसे कि जब हम पहली बार प्रिपरेशन करते हैं तो फिर हमारा पूरा सब्जेक्ट कवर नहीं हो पाता है, तो फिर हम सब्जेक्ट्स को छोड़ना शुरू कर देते हैं कि अच्छा ये समझ नहीं आ रहा है इसको छोड़ दो, ये समझ नहीं आ रहा है इसको छोड़ दो। तो गेट एक ऐसा एग्जाम है कि अगर हम थोड़ा उस सब्जेक्ट को ऊपर ऊपर से भी पढ़ लेंगे तो फिर अगर 3 नंबर का सवाल आया तो हम कम से कम 1 नंबर का सवाल तो बनाने के काबिल हो ही जाते हैं। तो इस वजह से कोई भी सब्जेक्ट्स को छोड़ना नहीं है। अगर आपको वो सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है तो फिर उसके फॉर्मूले देख लो, उसके इजी वाले क्वेश्चंस लगा लो। जरूरी नहीं है कि हम टफ वाले लगाएं, इजी वाले लगा के चले जाएं। ओके, ग्रेट। आपने सोशल प्रेशर को कैसे हैंडल करी? बिकॉज आप बीएटी से पढ़ी हो, तो इससे आपके घर वाले, आपके पापा चाह रहे थे कि मेरी बेटी यूएससी मतलब यूपीएससी क्रैक करेगी, यूएससी करके फिर वो आईएएस अफसर बनेगी, तो वो तो पापा को पता होगा आपके, लेकिन जो पड़ोसी होंगे या फिर रिश्तेदार होंगे वो कैसे हैंडल करते हैं? तो बोलेंगे, तो मतलब वो बोल देंगे अरे बेटी कर ली, ऊपर से बेटी तो और होता है पढ़ ली, अब शादी करवा दो, नौकरी नहीं लगा तो क्या, मतलब कैसे उसको कैसे आप हैंडल करती थी आप? मेरे मम्मी पापा मतलब अगर कोई भी शादी वादी के लिए बोलता था तो फिर मेरे मम्मी पापा ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। उनके तरफ से बहुत ज्यादा बड़ा सपोर्ट रहा है, तभी मैं इतना कर पाई हूँ। और मैं प्रिपरेशन के टाइम पे मैं अपनी मम्मी के अलावा पापा से 2-4 दिन पे बात हो जाती थी,
और फिर भाई से 1-2 दिन के बाद हो जाती थी। उसके अलावा मैं फैमिली के किसी मेंबर से मैं बात नहीं करती थी पूरे प्रिपरेशन फेज़ में, क्योंकि जब मैं बात करती थी तो मुझे इधर-उधर की बातें पता चलती थी, तो फिर मैं डिस्टर्ब हो जाती थी कुछ दिनों के लिए। ग्रेट। तो फिर मैंने सारा अवॉइड करा और फिर फ्रेंड सर्कल जो भी थे उनको भी मैंने अवॉइड करा। मैं सबको अनफॉलो कर दी थी उस टाइम पे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती थी। ओके ग्रेट, ये काफी जबरदस्त, बहुत अच्छा चीज बता रही हैं आप। किसी अनफ्लो कर देना, राइट, क्योंकि जो पढ़म चीज शेयर करते हैं वो देख के दिमाग लोगों के फिर चकरा जाता है, मतलब हाँ, हाँ, खराब हो जाता है एक तरह का, हाँ, बोल सकती हैं आप। हाँ। दैट्स रियली ग्रेट, बहुत अच्छा टिप्स, ये बच्चों को बहुत फायदा करेगा, राइट। मतलब अच्छा, और एक बात, जैसे बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, दिल्ली जाते हैं पहली बार, तो दिल्ली का लाइफ और रांची में रही है तो लाइफ में बहुत ह्यूज डिफरेंस है। तो आपने कैसे अडॉप्ट करा, मतलब वहां पर आप, मतलब लोग नेगेटिव चीजों में चले जाते हैं, टाइम खराब करते हैं अपना मार्केट में जाके, तो आपका जो कुछ बच्चों का होता है फोकस था कि भाई मुझे कुछ करना है लाइफ में, राइट। कुछ बच्चों का क्या होता है, वहां पर जगह मेंटेलिटी उनका चेंज होता है, कुछ दोस्त के संगत में आते हैं तो प्रॉब्लम होता है, तो आपने कैसे कंट्रोल करा अपने आप को? मैं बहुत फ़ोकस थी। मैं प्रिपरेशन करने के लिए मैंने अपने कॉलेज का फेयरवेल भी अटेंड नहीं करा था। तो मैं अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा फ़ोकस थी, कि मुझे पढ़ना है, मुझे एग्ज़ाम निकालना है। तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मेरे अगल-बगल वाले क्या बोल रहे हैं। बोलते थे, बहुत बोलते थे, यहाँ घूमने जाओ, वहाँ घूमने जाओ, बहुत सारे होते हैं कि मैं ये नहीं पढ़ रही, तू क्यों पढ़ रही है, ये वो। पर मैं थोड़ी-सी होती थी, बातों में जाती थी, लेकिन फिर मुझे ध्यान आ जाता था कि मुझे क्या करना है, मैं क्या करने आई हूँ, और फिर मैं अपना काम करती थी। और जो क्रिटिसाइज करते थे उनको कैसे आप, मतलब जैसे मान लो दोस्त के आसपास बहुत सारे क्रिटिसाइजर होते हैं, अरे इतना बड़े कुछ नहीं होता है, लाइफ में कुछ नहीं रखा है, ऐसे बहुत सारे बोलते हैं, हाँ, तो आप कैसे कंट्रोल करते हो उसको? क्योंकि ये जो कंट्रोल चीजें हैं मैं ये सिखाया नहीं जाता है घर में भी ना, ये तो सिचुएशन हाँ, देके कंट्रोल किया जाता है, तो आप कैसे कंट्रोल करती हो? मैं जब वहाँ गई थी तो फिर मैंने अपनी दोस्ती बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड रखी थी। मैं वैसे बच्चों से ही बातें करती थी जो मेरे टाइप के होते थे, जो मतलब मैं बस सवाल बनाती थी, उनसे सवाल डिस्कस करती थी और बाकी फालतू बातें मैं नहीं करती थी। जो करते थे मैं उनसे दूर ही रहती थी। तो ये कंट्रोल मेरा कभी टूटा नहीं। मतलब बेसिकली जो फालतू बात करते हैं उनसे आप डिस्टेंस मेंटेन कर लो, स्लोली स्लोली, हाँ, ये बता हाँ, रहे हैं आप। हाँ, दैट्स रियली ग्रेट। हाँ, ये सही है, ये स्टेप सही है, कोई फॉलो कर, आप भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करता है या फिर कोई फोन करके उल्टा पुल्टा बात करता है, उसका फोन ब्लॉक ही कर दो, नंबर चलो भाई बाद में देखेंगे आपको। ठीक है, हाँ, दैट्स रियली ग्रेट, बहुत अच्छा टिप्स है। आप जिस, मतलब बहुत अच्छा चीज है जो आप उसको फॉलो करी थी, राइट। अच्छा, इसमें अब नेक्स्ट और चलते हैं, इसमें इन डेप्थ और चलेंगे इसके अंदर। जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई कर रही हैं, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है आपके दिमाग में सवाल आता है, जैसे आपने एक साल पढ़ी, आपके रैंक इतना अच्छा नहीं आया, 5 to 6 thousand, राइट। हुँ। तो आप कैसे डिसाइड करें कि मुझे और एक साल देना है, बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी करूंगी मैं? आपके घर वाले डेफिनेटली आपको सपोर्ट करे होंगे, बिकॉज आप बता रहे हैं आपके पापा मम्मी बहुत सपोर्ट करी है, लेकिन आपने कैसे डिसाइड करी आप कि मैं एक साल और दे के अच्छे रैंक ला सकती हूँ? कैसे डिसीजन लिया आपने? क्योंकि मैं पढ़ने में एवरेज स्टूडेंट थी और मेरा रैंक जो भी उस साल जो पेपर आया था वो पेपर बहुत ही ज़्यादा आसान आ गया था। तो मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए थे, उसमें मेरे गलत काफ़ी हो गए थे। हम्म। तो फिर मुझे मेरे नॉलेज पे कॉन्फिडेंस था कि मैं अगली बार अगर दूंगी तो फिर इससे बेटर तो ले ही आऊंगी। हम्म। तो फिर मैंने बस अपने आप को इम्प्रूव किया और फिर आज जो रिजल्ट है वो दैट्स अच्छा राइट, दैट्स है। रियली ग्रेट। अच्छा, आपने इसमें मतलब बोल रहे हो कि मैं जहां मेरा, मतलब आपने काम करी, आपके जो वीक पॉइंट था उस पर काम करे आपने, और जहां पर आप लैग करी थी उसको आपने बेटर करा, तो आपने जो एनालिसिस करी, आप कैसे एनालिसिस करी कि मेरा एक वीक पॉइंट है, कैसे पता लगा आपको? जैसे होता है कि आप जब भी टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने जाते हैं तो फिर कोई होता है जो एक झटके में आपका सवाल बन जाता है, और कोई ऐसा सवाल होता है जिसको देख के आप पहले डर जाते हैं, तब बाद में हिम्मत करते हैं कैसे चलो बनाते हैं कैसा होता है। हम्म। तो फिर वैसे 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 जो भी टॉपिक फिर से क्लास नोट्स पढ़ा, उन पे बहुत सारे क्वेश्चंस और लगाए, तब जाके फिर मैं टेस्ट सीरीज में उसको इम्प्रूव कर पाई। और जो भी वो वैसे वैसे क्वेश्चंस होते थे मैंने उनको बुक मार्क करा था, और फिर आखिरी के एग्जाम के कुछ दिन पहले, 1 वीक पहले, 2 वीक पहले मैं उसको सारे क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा, एमटेक में सिलेक्शन आपका कैसे हुआ आईआईटी खड़गपुर में, उसके बारे में हम बात करेंगे। एमटेक में इस बार पैंडेमिक की वजह से हर जगह तो बस गेट स्कोर पे डायरेक्ट एडमिशन हो गया, कहीं पे भी इंटरव्यू नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो फिर हाँ, तो फिर आपने अप्लाई मैंने करी हो कोर्ट में अप्लाई आपको? किया।
आपको मेल भेज दिया उन्होंने हाँ कि हाँ चलो ठीक है आपका सिलेक्शन हो गया? हाँ, नहीं इतना इतना आसान नहीं था। इस बार बहुत ज्यादा कंपटीशन है। हम्म, तो फिर फर्स्ट राउंड में तो मुझे BHU मिला था। ओके। उसके बाद सेकंड राउंड में मैंने उसको रिटेन एंड वेट करा। फिर उसके बाद थर्ड राउंड में जाके मुझे KGP में SP कॉम मिला। उसके बाद फिर फोर्थ राउंड में मेरा अपडेट हुआ पावर एंड एनर्जी स्टडीज, हम्म, जो अभी इंटरनल अपग्रेडेशन के लिए डाला हुआ है, हम्म, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। ओके, दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा, इसमें और एक चीज आपसे पूछेंगे, आपका फ्यूचर प्लान क्या है? जॉब करना है, रिसर्च करना है, क्या करना है आपको? मेरा प्लान तो शुरू से है कि मुझे जॉब करना है, और अब बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि मतलब 2 साल ड्रॉप हो गया और अभी तक जॉब नहीं लगी है। तो फिर अगर मेरे पास पहले जॉब आता है तो फिर मैं पहले जॉब करूँगी। उसके मतलब बाद आप जॉब को प्रेफर करेंगे रिसर्च। बेसिकली, रिसर्च वगैरह तो हाँ मतलब अलग चीज है वो हाँ आपका। वो बट हाँ बट आपके जो सीटिंग पावर, मुझे लगता है, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा आप रिसर्च करिए, उसमें नाम भी है। पैसा तो सेकेंडरी है, बहुत पैसा आता है। आप मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कितना पैसा रिसर्च में आता है। ठीक है, मतलब कुछ आपको इन्वेंशन करना पड़ता है उसके लिए, बट डेफिनेटली बहुत पैसा है। ओके, सो इसमें आपसे कुछ और लास्ट में आ जाए, हम लगभग बिल्कुल लास्ट पर आ चुके हैं। आप मुझे बताइए, जैसे आप कुछ टिप्स देंगे, 5 टिप्स, टॉप 5 टिप्स टू गेट रैंक इन गेट 2000 एनी, मतलब 21 22 जब भी वीडियो देख रहे हैं बच्चे, 500 के अंडर रैंक लाने के लिए 5 क्या टिप्स आप मतलब देंगे बच्चों को, जो थर्ड ईयर में है, फोर्थ ईयर में, जो भी है, ड्रॉप आउट है? सबसे पहले तो पेशेंस है। ठीक है। पेशेंस, परसिवियरेंस, हम्म, उसके बाद हार्ड वर्क, हम्म, उसके बाद फिर आप में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। मतलब अगर आज 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो फिर कल भी 4 घंटे ही पढ़ेंगे, परसों भी 4 घंटे ही पढ़ेंगे। ये नहीं कि आज 10 घंटे पढ़ लिया, कल 2 घंटे पढ़ रहे हैं, परसों कुछ नहीं पढ़ा। हम्म, तो डिसिप्लिन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और फिर रिविजन, रिविजन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गेम में रैंक लाने के लिए, क्योंकि एक बार पढ़ा हुआ चीज फिर बाद में याद नहीं रहता, उसको बार बार रिवाइज करके याद हो सकता है। तो हम्म। मेरे हिसाब से ये 5 टिप्स। आप कितने गैप में रिवीजन करती थी एक सब्जेक्ट को? जैसे मान लो मैंने अब पढ़ा, मान लो कोई पढ़ रहा है, मान लो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर सास पढ़ रहा है, तो ये कंप्लीट हो गया मान लो 10 अगस्त तक, उसका 10 अगस्त से और एक सब्जेक्ट उसने उठाया, तो आप जो आप पढ़ ली 10 अगस्त तक, तो आप उसको दोबारा कब रिवीजन करती थी और कैसे करती थी? जैसे कि हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा एक बार रिवाइज हो गया, उसके बाद हमने अगला सब्जेक्ट का रिवीजन शुरू किया। तो फिर कोई भी सब्जेक्ट शुरू होता है तो उसमें शुरू में सबसे बेसिक बेसिक चीज़ें ही होती हैं, तो फिर उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता रिवाइज करने में। तो फिर उस टाइम को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, जो हमने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के फर्स्ट शुरू वाले फेज में जो हमने रिवाइज करा था उसको हम फिर से रिवाइज कर सकते हैं। और ऐसे दो दो सब्जेक्ट पैरेलल हम चला सकते हैं। ओके, तो दैट्स इससे फिर रियली, ज्यादा गैप। और ऐसा बोला जाता है कि एक सब्जेक्ट को 14 दिन से ज्यादा छोड़ना नहीं चाहिए रिवीजन, बिना रिवीजन किए हुए, क्योंकि 14 दिन के बाद वो हमें चीजें भूलने लगती हैं। तो फिर कोशिश ये करनी चाहिए कि 14 दिनों के अंदर ही हम उस चीज को रिवाइज कर लें। दैट्स रियली ग्रेट, ये आप सही बताया, मतलब 14 डेज के अंदर रिवीजन कर लो, नहीं तो जो हाँ चीजें माइंड से धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इरेज हाँ हो जाएगा syllabus। हाँ। दैट्स रियली, आई मीन दैट्स रियली अमेजिंग, बहुत सारे को फायदा मिल जाएगा इस चीज से। तो आप जैसे आप पढ़ती हो, राइट, तो पढ़ते कभी क्या ऐसा लगता है, पढ़ पढ़ के थकान सा लगता है और नहीं होता मेरे से, अब मैं छोड़ रहा हूँ, तो आप उस जो थिंकिंग को ब्रेक करने के लिए, नहीं मुझे कंटिन्यू रखना है अपने प्रिपरेशन को, आप क्या करती थी वैसे? मैं जब मुझे ऐसा लग जब मैं उठ जाती थी तो फिर मैं रिफ्रेशमेंट के लिए मेरे लाइब्रेरी के बगल में एक पार्क था, मैं वहाँ जाती थी, चाय पीती थी। फिर से 10-15 मिनट का ब्रेक लेके मैं फिर से आ जाती। कितने टाइम आप ब्रेक लेती थी, कितने टाइम पढ़ने के बाद, 1 घंटा 2 घंटा कितना? जब ब्रेक तो लगभग 15 से 20 मिनट का ही लेती थी मैं। अच्छा, अपने आप ने अपन आपकी जो हेल्थ है उसको कैसे मेंटेन रखा आपने, बिकॉज हेल्थ भी खराब हो जाते हैं पर मतलब हाँ, वो हम स्केड्यूल मेंटेन हेल्थ नहीं कर पाते हैं। हेल्थ तो जैसे कि मुझे माइग्रेन है, तो मैं बहुत ज़्यादा देर जब पढ़ लेती हूँ तो फिर मुझे बहुत सिर दर्द होने लगता है, या फिर मैं अगर ज़्यादा लैपटॉप यूज़ करूँ तो फिर मुझे बहुत सिर दर्द होता है। तो फिर मैं दवाई के भरोसे चलती थी, मैं पेन किलर खाती थी और फिर मैं पढ़ती थी, और थोड़ा खाना पीना, आराम करके फिर पेन मैं किलर आपको पढ़ती ज्यादा नहीं खाना चाहिए, हार्ट का डिसीज आता है, बट नाउ दैट इज ओवर। तो हाँ आपके खाने पीने का क्या स्केड्यूल था वहाँ पर, बिकॉज आप बाहर रही थी, तो खाना पीना कैसे, मतलब होटल था या फिर टिफिन खाने था या फिर आंटी आती खाना अ, बनाने? हमारे में हमारे आसपास ही एक मेस था,
उस एरिया का सबसे अच्छा मेस था, वो भैया अच्छा खाना देते थे। तो सुबह में तो हमें खुद से अरेंज करना पड़ता था नाश्ता, ब्रेड खा लो या फिर बिस्किट सेब खा लो, और फिर 12 बजे से 2 बजे तक वहाँ पे रूटीन रहता था खाना खाने का। तो फिर मैं ऑलमोस्ट 12:30 चली जाती थी खाना खाने। उसके बाद फिर शाम को चाय बिस्किट का नाश्ता या फिर रिफ्रेशमेंट हो गया। उसके बाद फिर रात को मैं 8:30 बजे वहीं पे खाना खाने जाती थी डिनर के। ओके ओके, दैट्स रियली ग्रेट। रिशु, कंग्रेचुलेशन वंस अगेन आपके रैंक के लिए। होपफुली आपके फ्यूचर काफी ब्राइट होंगे। थैंक यू वेरी मच टॉकिंग टू अस। और एंड व्यूअर्स, आपको अच्छा लगा तो आप मुझे बताना, और भी मैं इंटरव्यूज लूंगा जो सक्सेस गेन कर रहे हैं, और ये हमारे कंट्री के ब्राइट फ्यूचर यही करेंगे, बिकॉज ये जाएंगे आगे। आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं, जॉब में जो भी करेंगे काफी अच्छा करेंगे, बिकॉज काफी मेहनती हैं, आप देख सकते हैं। 12 मतलब देख सकते हो आप, 12 घंटा अगर कोई मेहनत करती है कंटिन्यूअसली, so that's really great, right? So guys, thank you much for watching this video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करो वीडियो को, शेयर करो दोस्तों के साथ, और कोई क्वेश्चन आप नीचे पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू सून।